भारत ने चीन को दिया बड़ा झटका और ये झटका दिया गया है नैनी सैनी एयरपोर्ट के माध्यम से। हालांकि नैनी सैनी एयरपोर्ट 1991 से ही ऑपरेशन में है, यानी इसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के द्वारा 1991 से ही किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल अब कमर्शियल एविएशन के लिए भी हो पाएगा, यानी कि यात्री विमान भी यहाँ पर उतर पाएंगे। नैनी सैनी एयरपोर्ट का लोकेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एलएसी से महज 50 किलोमीटर दूर होने की वजह से स्ट्रैटेजिक रूप से इसका महत्व काफ़ी बढ़ जा रहा है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि चीन भारत के सीमा के पास बहुत सारे ऐसे एयरबेस, एयरफील्ड, एयरपोर्ट आदि का निर्माण करते रहा है। एक एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, नियांगसी अरुणाचल प्रदेश के ऊपर एक लोकेशन है, वहाँ पर एयरबेस चाइना के द्वारा बनाया गया है। चाइना ने ये कहा था कि ये जो एयरबेस है, ये जो एयरपोर्ट है, ये कमर्शियल एविएशन के लिए है, यानी कि चीन के जो मुख्य भाग के लोग हैं, जो मैक्सिमम उत्तर और पूर्वी चीन में रहते हैं, वो यहाँ एज ए पर्यटक घूमने के लिए आएंगे। कुछ इस तरह का बात चीन के द्वारा किया गया था। लेकिन आपको दोस्तों एक बात पता होना चाहिए, भारतीय सीमा के करीब चाइना के द्वारा चूँकि बहुत सारे नए नए एयरबेस का निर्माण किया जा रहा है, पहले से जो एयरबेस, एयरपोर्ट आदि मौजूद था उसको अपग्रेड किया जा रहा है। और चाइना अगर ये कहता है कि इसका हम सिविल एविएशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी आम यात्रियों को लाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये एक सफ़ेद झूठ है। एक्चुअल उसका मोटो है मिलिट्री पर्पस, यानी भारतीय सीमा के पास जो भी वो एयरबेस बना रहा है उसका ड्यूल यूज़ तो उसको करना ही करना है। ड्यूल यूज़ करने का मतलब है दोहरा इस्तेमाल, यानी मिलिट्री पर्पस और सिविल एविएशन दोनों, लेकिन मुख्य है मिलिट्री पर्पस। नैनी सैनी एयरपोर्ट को डीजीसीए के द्वारा एरोड्रम लाइसेंस दिया गया है। डीजीसीए का फुल फॉर्म हुआ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के अधीन काम करता है। और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ये एक नियामक संस्था है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है और ये एयरक्राफ्ट एक्ट 2020 के तहत काम करता है। हमारे देश में जितने भी सिविल एयरपोर्ट हैं, यानी कि जहां पर आम यात्रियों को उतरने की सुविधा होती है, उसको लाइसेंस देने का काम डीजीसीए के द्वारा ही किया जाता है। उसको एरोड्रम लाइसेंस कहते हैं। एरोड्रम लाइसेंस देने के पहले उस हवाई अड्डे का निरीक्षण किया जाता है, उसको मैनेजमेंट से संबंधित कुछ बातों को फॉलो करना होता है और उसके बाद डीजीसीए के द्वारा उस हवाई अड्डे का जाँच होता है, उस हवाई पट्टी का, उसके बाद ही उसको लाइसेंस देने का काम किया जाता है। नैनी सैनी एयरपोर्ट का लोकेशन भारतीय राज्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में है। नैनी सैनी एयरपोर्ट का लोकेशन के बारे में थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया कि इसका लोकेशन एलएसी से महज 50 किलोमीटर की दूरी पे है, जबकि नेपाल के साथ तो इसकी नज़दीकी और भी ज़्यादा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में और भी कई विवादित स्थल है जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अभी हाल के वर्षों में काला पानी विवाद भी आपने सुना ही होगा, लिपुलेख विवाद भी आपने सुना होगा। कैलाश मानसरोवर का लोकेशन तिब्बत में है। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए अभी तक भारतीय धार्मिक यात्रियों के द्वारा नाथुला पास का इस्तेमाल किया जाता रहा है। नाथुला पास सिक्किम में है, यानी ये लंबा चौड़ा हो जाता है। अगर आप कैलाश मानसरोवर का लोकेशन देखेंगे तो लिपुलेख दर्रा से उसका जो लोकेशन है वो काफ़ी नज़दीक में पड़ता है। भारत सरकार पिथौरागढ़ के जो मुख्य स्थल है वहाँ से लिपुलेख दर्रा तक एक विकसित सड़क मार्ग का निर्माण कर रहा है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि कैलाश मानसरोवर का जो यात्रा है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का ये नक्शा डिस्ट्रिक्ट वाइज है, जबकि ये जो नक्शा आपको दिख रहा है ये क्षेत्र वाइज है। क्षेत्र वाइज कहने का मतलब है पूरे उत्तराखंड को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया जाता है। जो पश्चिम का भाग है उसको गढ़वाल कहते हैं, आप नक्शा में देख सकते हैं, जबकि जो पूर्वी साइड है उत्तराखंड में उसको कुमाऊं का क्षेत्र कहा जाता है। अब आगे हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स की भूमिका भारत की सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। भारतीय एयरफोर्स के अधीन लगभग 60 एयर स्टेशन है, हालांकि इनका संख्या कम या ज़्यादा हो सकता है। एयर स्टेशन क्या होता है? एयर स्टेशन एक ऐसा हवाई पट्टी होता है जिसका इस्तेमाल भारतीय एयरफोर्स के द्वारा किया जाता है। वहाँ पर आपको बहुत सारे लड़ाकू फाइटर विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टर वगैरह दिख सकते हैं। भारतीय एयरफोर्स को 7 कमांड में बांटा गया है, आप नक्शे पे देख सकते हैं। वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र कवर होता है वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि हैं। और इसका मुख्य काम क्या है? तो इसका काम है उत्तरी भारत को सुरक्षा प्रदान करना और जो भारतीय राजधानी है नई दिल्ली उसको सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि इन क्षेत्रों में अगर दुश्मन देश के द्वारा कुछ हमला वगैरह होता है तो सबसे पहले एक्टिव हो जाएगा वेस्टर्न कमांड। और वेस्टर्न कमांड हो या जितने भी कमांड हैं वो सब एक्टिव मोड में ही रेगुलर रहते हैं।
इसके बाद है ईस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय शिलोंग में है। अब बात करते हैं ईस्टर्न कमांड का। एयरफोर्स का जो ईस्टर्न कमांड है इसका मुख्यालय शिलोंग में है। बिहार का पूर्णिया एयर स्टेशन एयरफोर्स के ईस्टर्न कमांड के अंतर्गत ही आता है। ईस्टर्न कमांड में पूर्णिया एयर स्टेशन के अलावा भी बहुत सारे एयर स्टेशन हैं, जैसे कि तवांग एयर स्टेशन। तवांग एयर स्टेशन का लोकेशन अरुणाचल प्रदेश में है और ये LAC के काफ़ी करीब है। ईस्टर्न कमांड का मुख्य जिम्मेदारी है चीन के खिलाफ भारत को सुरक्षा प्रदान करना। इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान सीमाओं की तरफ से अगर कुछ देश विरोधी गतिविधि होता है, भारत विरोधी गतिविधि होता है, तो सबसे पहले जो एक्शन लेगा वो ईस्टर्न कमांड ही लेगा, वायुसेना का। इसके बाद है सेंट्रल एयर कमांड। इसका मुख्यालय प्रयागराज यूपी में है। भारत का सबसे बड़ा एयर स्टेशन हिंडन वो यूपी में ही है। इसके बाद है साउदर्न कमांड। साउदर्न कमांड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है, आप नक्शे पे देख सकते हैं। ये शिपिंग रूट को सुरक्षा प्रदान करता है, हिंद महासागर को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत जो एयर स्टेशन है वो साउथ इंडिया में तो है ही, साथ ही साथ अंडमान निकोबार में भी है। इसके बाद है साउथ वेस्ट एयर कमांड। साउथ वेस्ट एयर कमांड का मुख्यालय गांधीनगर है और इसके अंतर्गत जो एयर स्टेशन है वो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में है। कुल 12 एयर स्टेशन साउथ वेस्ट कमांड के अंतर्गत है। इसका मुख्य काम है पाकिस्तान के खिलाफ भारत को सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से अगर भविष्य में मान लिया जाए कोई एयर अटैक वगैरह की घटना होती है तो सबसे पहले जो एक्शन लेगा वो साउथ वेस्ट कमांड ही लेगा एयरफोर्स का। नेक्स्ट है ट्रेनिंग कमांड। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु। जितने भी अलग अलग कमांड में एयरफोर्स के जो लोग काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु में किया जाता है। इसके बाद है मेंटेनेंस कमांड। मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय है नागपुर। अब चूंकि इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत बहुत सारे फाइटर जेट हैं, अलग अलग तरह के विमान हैं, हेलीकॉप्टर हैं, तो उनके मेंटेनेंस का जो काम है मेंटेनेंस कमांड नागपुर में किया जाता है। एयरफोर्स के अंतर्गत जो 7 कमांड होते हैं इनके हेड कौन होते हैं, तो इनके हेड होते हैं कमांडिंग इन चीफ, जो एयर मार्शल रैंक के अधिकारी होते हैं। इसके बाद बात करते हैं एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स का। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स भी जो होते हैं ये एयर स्टेशन की भांति ही इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत आते हैं। अगर इसके हिस्ट्री को देखा जाए तो आप एक तस्वीर को देख सकते हैं। यहाँ वर्ल्ड वार 2 के दौरान एक हवाई पट्टी को बहुत जल्दी तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा भूज फिल्म जो अजय देवगन के द्वारा उसमें कलाकारी किया गया था वो 4-5 वर्ष पहले आया था। उस फिल्म में भी आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी ही एक हवाई अड्डे का मतलब एक टेम्पोररी हवाई अड्डे का निर्माण कर दिया गया था। तो एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स क्या होता है, एक छोटे स्तर का हवाई पट्टी जहाँ पर फाइटर जेट वगैरह को आसानी से उतारा जा सके। अगर 1962 में भारत के पास बहुत सारे एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स होते और भारत के पास अच्छी संख्या में फाइटर जेट वगैरह भी हो तो उस समय स्थिति कुछ और होता। शायद भारत वो युद्ध नहीं हारता। दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों को अचानक से पहुंचाने की बात हो या सैन्य साजो सामान की पहुंचाने की बात हो तो उसके लिए अलग अलग लोकेशन में बहुत सारे एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स का होना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चाइना के द्वारा विगत कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स का निर्माण किया गया है। आप यहाँ पर एक चित्र को देख रहे हैं। लद्दाख के नज़दीक जो चीन का क्षेत्र है वहाँ पर अप्रैल 2020 और मई 2020 का 2 तस्वीर है। ये गूगल अर्थ का तस्वीर है। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि अप्रैल 2020 में भी वहाँ पर एयर पट्टी था, यानी कि एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स था। और मई 2020 में अंतर क्या हुआ? अंतर यह हुआ कि उसको चाइना अपग्रेड कर रहा है, वहाँ उसको और ज़्यादा विस्तारित कर रहा है। लद्दाख में वैसे तो भारत के बहुत सारे एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड हैं, लेकिन 2 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड का नाम है दौलत बेग ओल्डी और न्योमा। दौलत बेग ओल्डी एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स का लोकेशन काराकोरम दर्रा के बहुत ही नज़दीक है। यहाँ से पाकिस्तान और चीन का सीमा भी काफ़ी नज़दीक है। दौलत बेग ओल्डी का एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स 1962 में ऑपरेशन में था जब भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था, लेकिन उसके बाद से ये लगभग निष्क्रिय हो गया था। 2008 में इसको फिर से रीओपन किया गया था। न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स, इसका लोकेशन लद्दाख में है और ये LAC से महज 50 किलोमीटर ही दूर पे है। अक्टूबर 2022 में इसके अपग्रेडेशन का काम स्टार्ट हो चुका है। एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स का अपग्रेडेशन करना यानी उसमें सुधार करना, वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको दूर करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स इंडिया के पास है जहाँ पर बहुत सारे फाइटर जेट नहीं उतर सकते हैं, इसलिए उनको अपग्रेड किया जा रहा है।
तो अपग्रेडेशन इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है ताकि हर तरीके का जो फाइटर जेट है वो वहाँ पर आसानी से उतर सके, वहाँ पर लैंडिंग कर सके। इसके बाद बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स का। अरुणाचल प्रदेश में तो बहुत सारे एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स हैं, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण हैं उनमें एक है मेचूका। मेचूका को अपग्रेड करने का काम 2022 में स्टार्ट कर दिया गया है। इसके अलावा आप विजयनगर ALG यानी कि एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स को आप देख सकते हैं। ये म्यांमार और चीन के काफ़ी नज़दीक है। इस वीडियो का शुरुआत मैंने किया था नैनी सैनी एयरपोर्ट से। नैनी सैनी एयरपोर्ट का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के द्वारा पहले से किया जा रहा था। अब उसका कमर्शियल यूज़ भी स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही जल्द। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारतीय एयरफोर्स के पास चूँकि बहुत सारे एयर स्टेशन हैं, साथ ही साथ बहुत सारे एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स भी हैं, तो क्या उनका कमर्शियल यूज हो सकता है? तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। ज्वाइंट यूज़ एयरपोर्ट क्या होता है, यानी कि ड्यूल मोड में चलने वाला एयरपोर्ट क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एयरपोर्ट का हवाई पट्टी का इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस के लिए भी किया जा रहा है और सिविलियन पर्पस के लिए भी किया जा रहा है तो उसको कहा जाएगा ड्यूल मोड एयरपोर्ट या ज्वाइंट यूज़ एयरपोर्ट। 15 मार्च 2023 को एक खबर छपा था अखबारों में, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने ये बताया था मीडिया को कि अभी उसके अंतर्गत जितने भी एयरफील्ड हैं उसमें से 39 एयरफील्ड का सिविल एविएशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि आम यात्री विमान भी वहाँ पर उतर रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि 9 ALG यानी कि एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स, जिनकी संख्या 9 है, उनको भी सिविलियन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि दूर दराज के क्षेत्र में कोई एयरफोर्स का एयर स्टेशन है या एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स हैं जिसको मिलिट्री यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर अगर सिविलियन एयरलाइंस का भी शुरुआत हो जाएगा तो उससे बहुत सारा फ़ायदा होगा, क्योंकि उससे कनेक्टिविटी आसान हो पाएगा। दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को पहुँचना आसान हो जाएगा, उस क्षेत्र में पर्यटन बूस्ट करेगा। यानी कि सारांशतः यही कहा जा सकता है कि चीन जिस तरीके से LAC के आसपास एयर स्टेशन और एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स का निर्माण कर रहा है, भारत उसको उसी के भाषा में जवाब देते हुए बड़ी संख्या में एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स को अपग्रेड कर रहा है या उनका निर्माण कर रहा है, और उसमें से कईयों का इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस के साथ साथ सिविलियन पर्पस के लिए भी किया जा रहा है।